हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैंप। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बैक एक्सरसाइजेस। तो हम शुरू करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस है। पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो आप ये देखिए, रेड लिटमस ब्लू टर्न हो रहा है। तो रेड लिटमस ब्लू टर्न हो रहा है, तो ये क्या होगा? ये एक बेस होगा। बेस होगा तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा होगा। और 7 से ज्यादा यहाँ पर आपकी एक ही वैल्यू है, दैट इज 10। तो दिस इज द राइट आंसर। अ सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो सबसे पहले आप ये जानिए, क्रश्ड एग शेल्स में एक केमिकल होता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट इज मेटेलिक कार्बोनेट। ठीक है, इट गिव्स अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये रिएक्शन कौन शो करता है? कौन सी गैस शो करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी याद कीजिए कि मेटल कार्बोनेट्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले। तो आपको याद आना चाहिए कि मेटल कार्बोनेट्स, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पे आपको, अगर आप चारों ऑप्शंस देखें तो उसमें एक ही एसिड दिया है, दैट इज HCl। तो वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और आपको क्या मिलेगा? एक सॉल्ट मिलेगा। इस केस में कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा H2O, और आपको गैस मिलेगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी इसी से आपको पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट्स हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है HCl, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस NaCl, LiCl, KCl ये सब सॉल्ट्स हैं। ओके, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount HCl solution required to neutralize it will be, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हमने 10 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज किया है 8 ml HCl से, तो आपको 20 ml NaOH के लिए कितना HCl चाहिए? तो वो चाहिए आपको 8/10 into 20, दैट इज 16 ml। देखिए कितना सिंपल है। ओके, और इसमें ये आपका वैसे यूनिटरी मेथड ही लगा है, और लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको यूनिटरी मेथड भी याद है, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स दे गो हैंड इन हैंड, तो वो आराम से आपका सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन? इंडाइजेशन होता है अपच। अपच मतलब जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? हमें एसिडिटी होती है। तो इंडाइजेशन का डायरेक्ट रिलेशन है आपका एसिडिटी के साथ। तो अगर जब एसिडिटी होती है तो हम किस चीज से उसको वो करेंगे, ट्रीट करेंगे? तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए हमें एक एसिड लेना पड़ेगा, एंटा एसिड लेना पड़ेगा बेसिकली। और वो एंटा एसिड आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में ही एंटा एसिड दिया हुआ है। अगर उन्होंने एंटा एसिड का कोई नाम भी दिया होता तो हम उसको भी ले सकते थे। और इन 4 ऑप्शंस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंटा एसिड इज वन ऑफ द मेडिसिन्स व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी। एंटा एसिड एक्चुअली आप एग्जाम्पल भी याद कीजिए, MgOH होल ट्वाइस, राइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर बाई चांस इसलिए रिकॉल करा दूं कि यहाँ तो आपको इन्होंने एंटासिड एक वर्ड दे दिया है मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिसिन किस कैटेगरी में आई, एंटासिड्स में। बाई चांस अगर ये क्वेश्चन में आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द एग्जाम्पल दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड। Okay, moving to fifth question. Write word equations and then balanced equations for the reaction taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. तो इसमें dilute sulfuric acid word equation तो यही हुई आपकी, आपने लिखना है zinc granules plus dilute sulfuric acid। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dilute sulfuric acid plus zinc granules। अब हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, राइट, और जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक गिव्स यू, आप याद कीजिए हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल्स तो इट विल गिव सॉल्ट, दैट इज यहाँ पे ZnSO4 मिलेगा एंड H2 गैस विल बी लिबरेटेड। अब यहाँ पे इसको बैलेंस तो करना है क्योंकि हमने रिएक्शन तो लिख दी है, उसको इक्वेशन भी देखनी है। तो चलिए चेक करते हैं। H2 दोनों तरफ H2 है, सल्फर का एक ही एटम है दोनों तरफ, ऑक्सीजन का दोनों तरफ 4 एटम्स है और जिंक का दोनों तरफ एक ही एटम है, यानी ये तो अपने आप ही बैलेंस हो चुका है। लेकिन हम अभी क्या और लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका स्टेट। तो H2SO4 क्योंकि डाइल्यूट है तो दिस इज एक्वस, जिंक ग्रैन्यूल्स सॉलिड, जिंक सल्फेट अगेन एक्वस एंड हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड गैस है तो इट विल राइज अप, राइट। आई होप ये आपको रिकॉल भी हुआ है, पिछला चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ आपको रिकॉल ये भी हो गया कि हमें बैलेंसिंग भी करनी है। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर बैलेंस और प्रॉपर उसके स्टेट्स ऑफ मैटर लिखकर ही दिखाना है। ओके, नेक्स्ट इज डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। ये भी बहुत आसान है, अगर हम डाइल्यूट HCl लें तो HCl हो गया एंड ये डाइल्यूट है तो यहीं पे आप स्टेट लिख सकते हैं, ये है एक्वस फॉर्म प्लस मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम हो गया आपका सॉलिड फॉर्म, it will give you magnesium chloride, तो MgCl2, राइट। ये आपको याद रहना चाहिए कि हमें कैसे अपना फॉर्मूला बनाना है, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है और इसका पूरा नॉलेज, इसकी पूरी नॉलेज आपको क्लास 9th में भी दी गई है। तो MgCl2 प्लस अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। तो ये है आपका गैस, ये एरो लगी है, MgCl2 इज मैग्नीशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एंड देन मैग्नीशियम इज सॉलिड एंड दैट हैज बीन डन। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, आपका दूसरी तरफ H2 है तो यहाँ पे भी 2 लग गया, Cl भी दूसरी तरफ 2 है, मैग्नीशियम भी दूसरी तरफ 2 है, तो यानी ये आपकी इक्वेशन प्रॉपर बैलेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5th का C, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट इज H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्योंकि डाइल्यूट किया है तो एक्वस फॉर्म हो गया आपका, प्लस एल्यूमिनियम पाउडर, तो एल्यूमिनियम आपका लिया गया है तो पाउडर है तो सॉलिड फॉर्म में हुआ, तो अब क्या बनेगा आपका, तो आप देख लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट। अब याद रिकॉल कीजिए, एल्यूमिनियम की वैलेंसी इज 3, सल्फेट की वैलेंसी इज 2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 एंड होल थ्राइस, ठीक है। एंड प्लस इसके साथ आपका H2 गैस, ठीक है ना। बैलेंस करेंगे हम इसको फिर से, SO4 आपका, मैंने आपको कहा था जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है तो आप सबसे पहले उस कंपाउंड को उठाइए जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है।
तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो कि प्रोडक्ट साइड पे हम उसको पिकअप करते हैं। एल्यूमिनियम 2 हैं तो हम रिएक्टेंट साइड पे भी 2 लगा देते हैं। सल्फेट यानी सल्फर 3 है तो यहाँ पे तो सल्फर 1 ही है तो ये आपका 3 लग गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे तो अब 12 हो गए और प्रोडक्ट साइड पे भी 12 है, ठीक है। तो एंड अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन के लिए अब यहाँ पे 3 लग गया। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। तो H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस 3H2। वेरी नाइस। चलिए अब बढ़ते हैं ये D को, इसको यहाँ पे करके देखते हैं। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हमने एक्वस फॉर्म में, ठीक है, ओके। एंड इट रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग्स, तो ये आपका सॉलिड फॉर्म आ गया आयरन, ठीक है। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका FeCl3, ठीक है, और प्लस आपका सेम हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। फाइन, तो ये हो गया। अब बैलेंस कर लीजिए, आयरन क्लोरीन आपका 3 है तो इस साइड भी आपने 3 डाला, ठीक है, लेकिन अब 3 से तो नहीं बैलेंस हुआ क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है। तो क्या करना चाहिए, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपने 3 यहाँ लगाया, 6 हो गया, तो आप यहाँ पर भी 6 लगा दीजिए, ये आप यहाँ पर 6 लगा देंगे तो 6HCl हो गया आपका, ठीक है, HbCl हम 6 हो गए। तो अब इसको भी 6 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, इसको 2 लगा दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये बैलेंस करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी। हमने पहले हालांकि HCl के आगे 3 लगाया था रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन उसकी वजह से हमारा हाइड्रोजन क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे 2 था तो इसलिए हमारा बैलेंस नहीं हो रहा था। तो बेस्ट ये था कि 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, तो हमने प्रोडक्ट साइड पे H2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसके हिसाब से ये बैलेंस हो गया। तो दैट्स ग्रेट, हमारा 5th के सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं और अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द 6th क्वेश्चन। कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स, ग्लूकोज alcohols and glucose also contain hydrogen, ठीक है, fine, but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. अरे देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये भी पता है कि एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज हाइड्रोजन जरूर होता है लेकिन वो आयोनाइज नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में, और जबकि जो एसिड्स होते हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज होकर H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करते हैं और उन H पॉजिटिव आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब अगर ये एक्टिविटी पूछ रहे हैं तो देखिए बहुत आसानी से आप इस एक्टिविटी को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आपकी ही बुक में इसी एक्टिविटी को आप डायरेक्टली यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये है आपकी एक्टिविटी नंबर 2. फिगर पे दे रखी है एक्टिविटी नंबर 2.8 एंड फिगर इज 2.3। तो अगर आप ये वाली एक्टिविटी देखिए, इस एक्टिविटी में अगर हमने यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाला हुआ है तो ये है एसिड, इसकी वजह से बल्ब ग्लो होगा। तो इसकी वजह से इसलिए बल्ब ग्लो होगा क्योंकि एसिड जो है जब वाटर में मिक्स होता है तो वो H पॉजिटिव आयंस लिबरेट करता है और ये H पॉजिटिव आयंस फर्दर हाइड्रोनियम आयंस लिबरेट करते हैं, दैट इज H3O पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इन आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन अगर इसी डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की जगह हम अल्कोहल या फिर ग्लूकोज ऐड कर देंगे तो उसमें पानी में डालने के बाद उसमें कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, H पॉजिटिव आयंस लिबरेट नहीं होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी तो बल्ब भी नहीं जलेगा। तो इस एक्टिविटी से हमको ये बात पता चलेगी कि एसिड्स के प्रेजेंस में तो बल्ब ग्लो करता है, यानी देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज इन केस ऑफ एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज देयर इज नो glowing of the bulb, which shows that there is no flow of electricity.
आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरी इसी वीडियो को रिवर्स करके सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको सपोर्ट करना है अपने रीजंस के साथ। अगर आपने रीजंस नहीं दिए तो वो आपका सपोर्ट नहीं होता, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन सेज व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज। बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है जिसमें कि कोई सॉल्ट नहीं होता, जबकि रेन वाटर अगेन ऑल्दो रेन वाटर इज ऑल्सो द नेचुरली पोरिंग डाउन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, लेकिन उसमें जब वो पोर हो रहा होता है एंड जब भी वो हमारे एटमॉस्फेयर से रेन वाटर पास हो रही होती है तो उसमें एसिड्स एंड जो कि एलिमेंट्स इन एनवायरनमेंट होते हैं और एसिड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, लेकिन वो जब रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है, तो रेन वाटर एसिडिक हो जाता है इस वजह से। और बिसाइड्स दिस कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो रेन वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में ना तो सॉल्ट्स होते हैं, ना बेसिस होते हैं और ना ही एसिड्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ओके, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 8, why do acids not show acidic behavior in the absence of water? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि in the absence of water acids जो है आयोनाइज नहीं होते, H पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते। ये जो एसिडिक बिहेवियर है वो क्या है, बेसिकली एसिडिक बिहेवियर इज द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब अगर वाटर ही नहीं होगा तो वो भी रिलीज नहीं होंगे, इसलिए उनकी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगी। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये कह रहे हैं कि 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसका pH is 7 that is neutral, तो यानी आपका D solution is neutral. Fine. Which solution is strongly alkaline? यानी जिसका pH is near to 14 तो वो alkaline है, तो यहाँ पे आपको 11 दिया गया है, तो this 11 जिसका ये 11 pH है वो alkaline है, तो 11 pH किसका है, आपका C का है, ठीक है। strongly acidic, ये तो दिखाई दे रहा है, जिसका pH 1 है that is B, ये strongly acidic है। वीकली एसिडिक, जिसका pH यहाँ पे 4 है, ये है आपका वीकली एसिडिक दैट इज A। एंड वीकली एल्कलाइन, तो 9 बचा, 9 आपका ये वीकली एल्कलाइन है, तो ये हमने आपका ये तो बता दिया। अब ये क्वेश्चन है, अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप याद कीजिए, जब हमने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि लोअर द वैल्यू ऑफ pH मोर इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर इज द एसिडिक बिहेवियर ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी pH अगर वैल्यू लो है pH की तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन निकले हैं और ज्यादा से ज्यादा वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, यानी लो pH वाला सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखिए, जो स्ट्रांगली एल्कलाइन है वो C, इसमें सबसे कम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकलेंगे। फिर C के बाद आपका आया 9 दैट इज E, फिर E के बाद आपका आया 7 दैट इज D, एंड देन आपका है A दैट इज 4 एंड हाईएस्ट pH हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका B, ठीक है। तो दैट मीन्स लोएस्ट pH ऑफ B
और लोएस्ट पीएच ऑफ बी मतलब हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट और आपको रिकॉल हुआ होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 11, सी के नीचे लिखो 11 है, ई का क्या है आपका 9, डी का है 7 और ए का है आपका 4 एंड बी का है 1। वेरी नाइस, दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। Equal lengths of magnesium ribbons are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid HCl is added to test tube A. तो यानी टेस्ट ट्यूब A में HCl डला मैग्नीशियम रिबन के साथ, टेस्ट ट्यूब B में एसिटिक एसिड डला मैग्नीशियम रिबन के साथ। ठीक है, अमाउंट एंड कॉन्सेंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। ठीक है, in which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? देखो fizzing, पहली बात तो ये जान लो कि ये हो क्या रहा है। ये हो रहा है आपका मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड। सो इसमें फिजिंग होगी कोई ना कोई गैस रिलीज होने से, और आपको पता है इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना, और सॉल्ट बनता है, ये हमने पहले भी जाना है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसमें ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में फिजिंग ज्यादा होगी क्योंकि HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसलिए फिजिंग इसमें ज्यादा होगी। और रीजन मैंने आपको बताई दिया, व्हाई? बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, acetic acid is a weak acid, HCl gets dissociated completely into hydrogen ions and acetic acid does not dissociate completely into its hydrogen ions। इस वजह से आपका टेस्ट ट्यूब A में स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से फिजिंग ज्यादा होगी। फाइन, नेक्स्ट इज फ्रेश मिल्क हैज pH of 6। How do you think the pH will change as it turns into curd? Okay, आपको याद होगा pH of 6, यानी इससे आपको ये तो पता चल रहा है कि मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक। अब वो कर्ड बन जाएगा तो कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है, तो अब तो और ज्यादा एसिडिक नेचर आ गया उसमें, क्योंकि मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक है, कर्ड उससे ज्यादा एसिडिक है, तो यानी pH क्या होगा? इट विल लोअर डाउन। तो यानी pH वैल्यू विल फॉल डाउन और इट विल बी लेस देन 6, राइट? फॉल डाउन और इट विल बी इन अ वे लेस देन 6। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda। याद कीजिए, बेकिंग सोडा इज अ माइल्ड बेस, एंटी एसिड के लिए यूज होता है ये क्योंकि माइल्ड बेस है। तो अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि मिल्क खराब ना हो जाए, क्योंकि मिल्क अगर खराब होता है तो वो खट्टा होने लगता है और दही की तरह फटने लगता है और तब वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मिल्क खराब होता है, सार होता है यानी खट्टा होता है, तो वो एसिडिक टर्न होता है, तो इसलिए मिल्कमैन ने उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया ताकि वो एसिडिक टर्न ना हो और जैसा है वो वैसा ही बना रहे। ऐसा ना यूजुअली मिल्कमैन गर्मियों में करते हैं, सर्दियों में दूध खराब नहीं होता इतनी आसानी से, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, हीट की वजह से दूध के जो बैक्टीरियाज हैं उस पर एक्ट करते हैं और उस मिल्क को एसिडिक टर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से मिल्क थोड़ा खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है और उसमें कर्डलिंग हो जाती है, यानी उसका दही जैसा जमने लगता है। तो उसको बचाने के लिए मिल्कमैन का लॉस ना हो जाए, तो इसके लिए मिल्कमैन उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है। उससे कोई नुकसान नहीं है, बेकिंग सोडा इज स्लाइटली एल्कलाइन, मतलब वो माइल्ड बेसिक है, तो वो एंटी एसिड के लिए जब एडिबल है तो मिल्क में डलने के बाद भी वो हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता। ओके,
वाई डज दिस मिल्क, यानी जिस मिल्क में मिल्कमैन ने बेकिंग सोडा मिलाया है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि अगर अब इस मिल्क को जिसमें कि बेकिंग सोडा डला हुआ है उसको हम दही जमाने के लिए इस्तेमाल करें तो दही तो उससे जम जाएगा, लेकिन वो लंबा टाइम लेगा उसको जमने के लिए। क्यों? क्योंकि जो दही में क्या है, लैक्टिक एसिड। तो जो इनिशियली लैक्टिक एसिड बनेगा वो पहले उतने बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करेगा जो बेकिंग सोडा उसमें फार्मर ने ऐड किया था। तो पहले वो लैक्टिक एसिड उतने बेकिंग सोडा को न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद वो अपना इफेक्ट शो करेगा जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क शुरू होगी। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम इसमें लगेगा उस दूध को कर्ड में सेट होने में जिसमें कि बेकिंग सोडा डला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container. Explain why. बिल्कुल, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमने मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर नहीं किया तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, वो हार्ड सब्सटेंस बनाता है जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं। तो अब हार्ड सब्सटेंस बन गया तो हम पीओपी को फिर कहाँ यूज कर पाएंगे। तो इसलिए ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में मॉइस्चर ना जाए, पानी ना जाए और वो ऐसे हार्ड सब्सटेंस में ना कन्वर्ट हो जाए जो कि हम यूज ना कर पाए, इसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही स्टोर किया जाए। What is neutralization reaction? Give two examples. देखिए ये तो हम कई बार कर चुके हैं। A reaction which involves the reaction of acid with the base is known as neutralization reaction and the product formed in this reaction is salt and water. ठीक है, दो एग्जाम्पल आप अपने डे टू डे लाइफ में भी दे सकते हैं। पहला आपका जैसे एसिडिटी, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी उसको एंटा एसिड दिया जाता है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, बेस होता है। वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उस एसिड को और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है और इससे उस ह्यूमन बीइंग को एक राहत मिलती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप चाहे तो NaOH प्लस HCl दे दीजिए, इससे आपका NaCl बनेगा, वाटर बनेगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इसके लिए आपको बड़े आराम से आपको यहाँ पे नोट्स मिले हुए हैं, ये आपके बुक में अच्छे से ये देखिए बेकिंग सोडा के यूजेस। बेकिंग सोडा तो बेकिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है, एंटा एसिड के लिए भी काम आता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी काम आता है। तो ये चीजें आप ये देखिए टू मेक बेकिंग पाउडर ऑल्सो। इनमें से आप कोई भी दो यूजेस याद करके जाइएगा हर एक सॉल्ट का। ठीक है, वॉशिंग सोडा का भी इन्होंने यूज मांगा है, तो वॉशिंग सोडा का भी आपके पास यहाँ यूज है। वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। It is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can also be used as cleaning agent and it is also used for removing permanent hardness of water. आप अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जाम के लिए भी कोई भी दो यूजेस हर सॉल्ट के याद करके जाइए क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया और इसके साथ ही हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स विद क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। एंड आई एम श्योर आपको अब आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे और फिर भी कोई डाउट होता है तो द वीडियो इज ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज वॉच इट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10 साइंस का, दैट इज चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन गुड बाय and keep studying.